लड़कियां कम है मुझे नजर आ रही है। ले लिया एक तो बड़ा हो कौन तुझे कह रहा हूँ खेमी एक बड़े आवे थाना बैठे काल लड़की उड़े हैं गया ना कमर बैठी जागी दौरी हुई गण करो यार खेल वालों का वीडियो रे खेल वालों की करो एक्टिव रखो ये रही है। चलो भाई कोई बात नहीं। कल 28 तारीख को अपने है क्या है नए स्टूडेंट कोई हो तो लेके आ जाना ठीक है। सेमिनार यहाँ पर है पता है आपको। हाँ यहाँ यहाँ और सेट ही पड़े कमरे टेम्पो लगा दें ना टेम्पो लगा दें एक टैक्सी लगा दें ना इधर देखो के ये दाया नहीं होना है वाल तो बिल लगाऊंगा तो चलो इधर देखो आज एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। जलोई विज्ञान वाला टॉपिक यदि जलोई शुरू करेंगे जैसे पूरी होनी है नहीं पूरी नहीं होगी तो उससे पहले एक नए टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं। टॉपिक है आपके सब्जेक्ट का जहाँ से इसको पढ़ना शुरू करेंगे अपन समझ के बात हो कहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। कोई भी विषय की शुरुआत कहाँ से होती है इतिहास से होती है यानी कहाँ से उद्भव हुआ है। इतिहास तीसरा नहीं है हाँ यानी कोई भी विषय होता है उस विषय की शुरुआत होती है उसकी इतिहास से कोई भी हो अतीत से प्रारंभ में कैसा था फिर मिडवेल एज में मध्य युग में कैसे आया फिर आधुनिक काल में कैसा है और वर्तमान के संदर्भ में उसको कैसे खेला जाता है। आपकी इस शारीरिक शिक्षा में जो सबसे मूलभूत मुख्य बात है मेरे को जो समझ में आई पढ़ने पर वो है शब्दावलियाँ समझ रहे हो। जैसे यूनान के टाइम खेल के मैदान को क्या कहते थे खिलाड़ी को क्या कहते थे गुरु जो उसका प्रशिक्षण करता होता था कोच उसको क्या कहते थे तीरंदाजी खेल उसको अलग नाम दिया जाता था घोड़दौड़ को अलग नाम दिया जाता था मल्ल युद्ध को अलग नाम दिया जाता था। मुख्य मुख्य चीज़ें हैं उसके आपके खेल से संबंधित शब्दावली। फिर भी अपन शुरुआत करें एक कि भाई खेल लगभग अपन इतने 30-40 प्रकार के खेल देखते हैं। जैसे इतिहास पढ़ेंगे तो खेल अपने आप ऑटोमेटिकली आगे आते जाएंगे ये खेल उस समय शुरू हुआ वहाँ से शुरू हुआ इस खेल का माँ बाप वो है ना। इतिहास शुरुआत में जो खेल की विधा है या खेल की जो शुरुआत मानी जाती है वो यूनान से मानी जाती है। और आपके एक टॉपिक भी अलग से दे रखा है यूनान में शारीरिक शिक्षा का इतिहास। यूनान में शारीरिक शिक्षा का इतिहास। अब आप बात थोड़ी सी ध्यान दीजिए और समझने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी है। कुछ टफ चीजें होती है शब्दावली टफ है तो उसको थोड़ा मंद गति से पढ़ना है। अब पहली बात तो ये हेडिंग पढ़ने से अपने को ऐसा लगता है कि एक तो यहां पर एक नाम है यूनान एक तो इसके बारे में एक यहां पर नाम आया है शारीरिक शिक्षा। देखिए एक शब्द तो आप पढ़ते हैं सामान्यतः शिक्षा जिसको अपन सामान्य शिक्षा कहते हैं। इस शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करना। शॉर्ट एंड स्वीट की परिभाषा ये कोई भी शिक्षा हो उस शिक्षा का काम है व्यक्ति के जीवन का या व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करना उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना सारे पहलुओं का निर्माण करना। सारे पहलुओं के अंदर सभी एस्पेक्ट शामिल हो जाते हैं। भावनात्मक भी शामिल है सामाजिक भी शामिल है आर्थिक भी शामिल है शारीरिक भी शामिल है
संवेगात्मक दृष्टिकोण है वो भी शामिल है। इसमें से एक पक्ष आता है जिसको अपन कहते हैं शारीरिक पक्ष। एक पक्ष आता है जो कौन सा है? शारीरिक पक्ष। सामान्यतः शारीरिक पक्ष का मतलब अपन शरीर की क्रियाओं से लेते हैं। शरीर की जो क्रियाएं होती है उसी को अपन क्या कहते हैं? शारीरिक पक्ष कहते हैं। और शरीर की क्रियाओं को कराने के लिए जो ज्ञान आपको दिया जाता है उसी को अपन कहते हैं शारीरिक शिक्षा। यानी शिक्षा शब्द इसमें आ गया तो जो इसके उद्देश्य थे वो तो उद्देश्य पूरे करने ही करने। भाई व्यक्तित्व का निर्माण तो करना ही है, चरित्र का निर्माण तो करना ही है, साथ में आपको शरीर की क्रियाएं करानी है। और जो शरीर की क्रियाएं कराते हुए व्यक्तित्व का निर्माण करे और चरित्र का निर्माण करे उसी को अपन क्या कहते हैं? शारीरिक शिक्षा। यानी शिक्षा बड़ा रूप है और उस शिक्षा का एक भाग है शारीरिक शिक्षा। सामाजिक शिक्षा हो सकती है, भावनात्मक शिक्षा हो सकती है, संवेगात्मक शिक्षा हो सकती है, आर्थिक शिक्षा हो सकती है, राजनीतिक शिक्षा हो सकती है, सारी शिक्षाएं। और उनमें से एक शिक्षा का प्रकार है शारीरिक शिक्षा। तो अपन जो यूनान का इतिहास पढ़ेंगे उस यूनान का इतिहास नहीं पढ़ना है अपने को सिर्फ यूनान के इतिहास में किसका इतिहास पढ़ना है? यूनान के इतिहास में सिर्फ शारीरिक शिक्षा का इतिहास पढ़ना है। लेकिन यूनान शब्द है तो इसकी थोड़ी बहुत जानकारी तो जरूरी है। अब थोड़ी बहुत जानकारी जरूरी है, उसके लिए अपन शुरुआत करते हैं, अपनी यात्रा शुरू करते हैं यूनान से। पहली बात तो यूनान से आप भली भांति परिचित हैं क्योंकि विश्व का भूगोल मैंने आपको पढ़ाया है और विश्व के भूगोल के अंदर यूनान को मैंने मानचित्र में आपसे दर्शाया है। आपको यदि दिमाग में नहीं आ रहा तो भूमध्य सागर दिमाग में बैठ रहा आपके? भूमध्य सागर आ रहा है दिमाग में? इस भूमध्य सागर के भीतर सुनना, थोड़ा सा ध्यान देना इधर। ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप से ऊपर की तरफ इस प्रकार ये इटली था, ऐसे अंदर निकला हुआ, और इटली से ऐसे जाके इस प्रकार से जब आते हैं तो ऐसे एक भाग और निकला हुआ होगा और यहां पर फिर आ जाएगा काला सागर, है ना, और इस प्रकार एशिया वगैरह ऐसे। तो ये तो अरब प्रायद्वीप आ जाता है, ये इटली आ जाता है। लेकिन ये जो भाग आपको दिखाई देगा मानचित्र के अंदर, देखोगे आप मानचित्र में बाहर निकला हुआ, तो इसको कहते हैं ग्रीस या यूनान। ये यूनान था पूरा भाग, जो कि किस महासागर में स्थित है? भूमध्य सागर के भीतर निकला हुआ एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है यूनान। इस यूनान के अलग अलग नाम हैं। इस यूनान को सामान्यतः ग्रीस कहते हैं, सामान्यतः ग्रीक कहते हैं। ग्रीस क्षेत्र का नाम है, ग्रीक वहां की भाषा के आधार पर इसका नाम दिया गया ग्रीक। और साथ साथ में ये जो पूरा बेल्ट है ये आसपास का, प्रारंभ में इतिहास बहुत शॉर्ट हुआ करता था, ये जो इतिहास, और बाद में ये अफ्रीका भी साथ में शामिल हो गया। ये जो पूरा क्षेत्र है इस पर आज से, थोड़ी बात सुनना, आज से नहीं, ईसा सदी से 1000 बीसी पूर्व, इस 1000 बीसी का मतलब समझो 2000 साल तो अब है, 1000 पहले, और यानी आज से लगभग 3000 साल पहले यहां पर इतना जो मैंने भाग बढ़ा, यहां पर एक साम्राज्य चलता था। यानी एक ही राजा हुआ करता था और उस राजा के अधीन इतना क्षेत्र आया करता था, उसको यूनानी साम्राज्य कहते थे, यूनानी शासन कहते थे। जब यूनानी शासन समाप्त हुआ तो रोमन साम्राज्य आया। रोमन क्या है? रोम की इटली की राजधानी है रोम। ये रोम, यहां पर राजा बैठता था, इसके द्वारा जो शासन संचालित होता था उसको कहा जाता था रोमन शासन। तो अपन पहले पढ़ रहे हैं यूनानी शासन। ये जो यूनान साम्राज्य है, यूनान पूरा क्षेत्र है, 1000 बीसी के आसपास बहुत समृद्धशाली क्षेत्र है। ये पूरी दुनिया के अंदर जितना ज्ञान आज अपन आज देखते हैं, उस ज्ञान का जो मूल स्रोत है, उस ज्ञान की जो उत्पत्ति है, अपन भारत में रहते हैं तो अपने देश को कौन बुरा कहता है? भले ही अपन भारत में कहें कि वेदों की शिक्षा अपने यहाँ होती थी, लेकिन उस वेदों की शिक्षा का संचार किसने किया? संचार करता कोई नहीं था। भले ही चावल अपने सबसे ज्यादा पहले अपन यहाँ उपजाते होंगे, चावल की खेती, कपास की यहाँ होती होगी, लेकिन चावल के उच्च जो किस्में हैं उनका आज भी जो टैग है वो अमेरिका और यूरोप देशों के पास में। यानी अपन काम खूब करते हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कोई नहीं देखता। सामने कोई भी काम होना चाहिए। तो यूनान साम्राज्य ने यहाँ जो भी काम किया सारा लिखा पढ़ी में काम है, शासन को सही ढंग से चलाया, है ना। अलेक्जेंड्रिया यहाँ का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। अलेक्जेंड्रिया मिस्र में, सिकंदरिया जिसको कहते हैं, वहाँ एक पूरी शोधशाला बनी हुई होती थी, भूगोल से संबंधित, शारीरिक शिक्षा से संबंधित, इतिहास से संबंधित सारी चीज़ों की वेधशाला थी। तो अलेक्जेंड्रिया स्थान का आपको नाम याद रखना है, अलेक्जेंड्रिया।
मिस्र में है। कहाँ है? मिस्र में है। अच्छा, यहाँ क्या होता था? यहाँ शोधशाला से रिसर्च सेंटर था। बच्चों को कौन सी शिक्षा देनी है, क्या पढ़ाना है, कौन सा विषय लिखना है और कौन से क्षेत्र में कैसी शासन व्यवस्था चलानी है, ये सारा का सारा तय कहाँ से होता था? अलेक्जेंड्रिया से तय किया जाता है। बात शुरुआत करते हैं वापस। अच्छा, इसको हेलेनिक संस्कृति भी कहते हैं। इसका तीसरा नाम एक और है, हेलेनिक। हेलेनिक संस्कृति यानी हेलेनिक साम्राज्य भी कहलाता है। हेलेनिक क्यों कहते हैं? यहां की एक नस्ल है हेलेना। हेलेना एक नस्ल है इस क्षेत्र की। नस्ल का मतलब समझ गए? जाति का, प्रजाति का, तो जाति नहीं प्रजाति, है ना। नाटे कद के लोग हुआ करते, काले रंग के हुआ करते थे, घुघराले बालों के लोग हुआ करते थे। ऐसी जो संस्कृति थी उसको हेलेनिक कहते थे। लेकिन आगे अपना होमर को पढ़ेंगे तो होमर कहते हैं इस संस्कृति को नष्ट करने का काम उत्तर से गोरे लोग आए उन्होंने कर दिया। ठीक, तो ये सामान्यतः अभी यूनान के बारे में इतना पढ़ना है कि यूनान भूमध्य सागर में स्थित एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जो लगभग 1000 BC पूर्व एक साम्राज्य चलाता था, शासन चलाता था, आसपास के क्षेत्र पर अधिकार था। इसे ग्रीस, ग्रीक या हेलेनिक संस्कृति का केंद्र माना और इसकी जो राजधानी है उस राजधानी का नाम है एंथेस। क्या है? एंथेस। केवल इतनी ही बात नहीं, और कोई आपको थोड़ी सी बात पूछ रहे तो ये भी बात थोड़ी ध्यान रखना कि इस एंथेस में टोटल, इस रोमन साम्राज्य के अंदर, इस यूनान के अंदर टोटल 28 राज्य थे। ये भी बात थोड़ी ध्यान रखना। हालांकि यह बात याद रखने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं? क्यों अपने को शारीरिक शिक्षा का इतिहास पढ़ना है, यूनान का इतिहास नहीं पढ़ना। लेकिन इस 28 राज्यों के अंदर जो आगे बात आएगी वो इंपॉर्टेंट है। 28 राज्यों में से 4 प्रमुख राज्य थे, ये बात जरूरी। 4 सबसे प्रमुख राज्य थे। 4 में से भी अपने को सिर्फ कितने याद रखने? 2 याद रखने। अब नाम आपको ध्यान में पड़ा हुआ है आपके, बताओ। सबसे पहला आएगा एंथेस। सबसे पहला कौन सा? दूसरा आएगा स्पार्टा। तीसरा कौन सा? तीसरा आएगा क्रीट और चौथा आएगा क्रोटोन। 4 बड़े राज्य। 4 ये राज्य, अभी मैं काल की बात नहीं कर, ये 4 राज्य हैं, प्रमुख राज्य। इन प्रमुख राज्यों में से अपने जो काम आएंगे वो कौन कौन से हैं? एंथेस और स्पार्टा। आपको पूछा जाएगा स्पार्टा रोमन साम्राज्य का है या यूनान साम्राज्य का है? आप उत्तर दोगे किसका है? यूनान साम्राज्य का है। अभी तक की बात, एंथेस उसकी राजधानी। अब आगे शुरुआत करते हैं। यहां पर जो शुरुआती जो शिक्षा है, चाहे ये केवल यूनान की बात नहीं है, कोई भी देश हो, यदि जो प्रारंभिक शिक्षा होती है किसी भी देश की, वो सिर्फ धार्मिक शिक्षा होती है। प्रारंभिक शिक्षा हमेशा कौन सी होती है? धार्मिक शिक्षा। यानी कि धार्मिक शिक्षा का मतलब यह है कि यहां पर जो लोग हैं वो सिर्फ देवताओं के भरोसे चलते हैं। आ रही बात समझ में? देवताओं को नीचेवादी विचारधारा कहते हैं इसको भूगोल में। ये देवताओं पर आधारित होते हैं। सब कुछ जो चीजें हैं, जो भी दुनिया के अंदर घटित हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, वो सारे कौन कर रहा है? देवता लोग कर रहे हैं। और यही कहलाती है उनकी धार्मिक शिक्षा। यूनान में भी सेम ऐसा ही प्रचलन था, धार्मिक शिक्षा थी। लेकिन वहां धर्म का अर्थ अलग था। अपने यहाँ धर्म का अर्थ हिंदू मुस्लिम ये ले लेते हैं, उनके उस समय ये नहीं था। धार्मिक शिक्षा है तो फिर धर्म का अर्थ क्या था? धर्म का अर्थ था मनुष्य, मनुष्य प्लस प्रकृति की सुंदरता। मनुष्य को सुंदर कैसा बनाए? यहां सुंदर का मतलब फूट दिखने में नहीं है। यहां सुंदर का मतलब है उसके व्यक्तित्व से, अच्छे व्यक्तित्व से बात हो रही। मनुष्य की सेवा अच्छी तरह से कैसे की जाए और प्रकृति है वो अपनी मनोरम और सुंदर कैसी रही, ये इनके धर्म हुआ करता था। इनको हर समय यही शिक्षा दी जाती थी कि आपको सेवा सिर्फ किसकी करनी है? किसकी सेवा करनी है? मनुष्य और प्रकृति। ये इनकी धार्मिक शिक्षा थी। अभी अपना शिक्षा में आए हैं, धार्मिक शिक्षा चल रही है, अब शारीरिक शिक्षा आएगी आगे धीरे धीरे। तो शुरुआत में इनको शिक्षा यही दी जाती थी कि मनुष्य और प्रकृति की शिक्षा कैसी, इनको आपको कैसे सुंदर बनाना, स्पष्ट रूप से ये बातें पढ़ाई जाती थी। लेकिन इनके साथ साथ में बाद में, हालांकि यूनान के काल की बात है, लेकिन उसको सहूलियत के हिसाब से उन्होंने 4 कालों में बांटा है। जब यूनान के शिक्षा की बात आती है तो यूनान को 4 खंडों में बांटते हैं। 4 खंडों में बांटकर पढ़ते हैं कि वहां की शिक्षा अलग अलग एज में कैसी थी। भाई शिक्षा का प्रचलन अलग है। जैसे वेदों के काल में वैदिक शिक्षा थी, मुगल काल में अलग शिक्षा थी, फिर मध्य काल में अलग आई, ब्रिटिश काल में अलग आई और वर्तमान में अलग है। ठीक वैसे यूनान में जो है, यूनान में भी शिक्षा का केंद्र था। यूनान में भी शिक्षा का है वो 4 भागों में बांटा शिक्षा। और यहां से आपकी
मूल बात है वो शुरू होती। 4 जो काल थे उनमें से आप ध्यान दीजिए, याद है आपको? ठीक है, सबसे पहला जो काल है वो है होमर काल। सबको ध्यान होना चाहिए, होमर काल। होमर काल की अवधि 850 बीसी से पहले की मानी जाती है, यानी इससे पहले की बात है, 1100, 1200, 1000, 900, 800। और उसके बाद में आ जाता है स्पार्टा। ये बहुत बहुत खराब राज्य था, अधिनायकवादी संस्कृति थी, तानाशाही साम्राज्य था। जबरदस्ती बच्चा पैदा हुआ कि नहीं है उसको लेके चले जाते थे हॉस्टल में, फौजी तैयार करना है। ठीक है, ये स्पार्टा का काल था। ये 300 से 800 के बीच में माना जाता है। उसके बाद में आ जाता है एंथेस। कौन सा काल आ जाता है? एंथेस का काल। ये गोल्डन टाइम है, यहां पर जाके लोगों की बौद्धिक शिक्षा शुरू होती है। ये तो है ही बाटा ठोकना लाए, 8,000 नॉलेज आवे तो। और एंथेस में भी 2 भाग डिवाइड कर देते हैं, एक है पूर्व का, एक है उत्तर का। तो कुल मिलाकर कितने क्षेत्र हो गए? 4 कालखंड मानते हैं इस शिक्षा को, केवल शारीरिक शिक्षा नहीं। अब शारीरिक शिक्षा पढ़ रहे हैं तो शारीरिक शिक्षा के हिसाब से इसको 4 बांट दें, लेकिन शिक्षा सारी दी जाएगी। अब सबसे पहला आता है होमर। लेकिन होमर को पढ़े उससे पहले आपको एक प्रश्न याद रखना है कि अभी जो अपन ने शिक्षा के बारे में बातचीत की है, वहां पर शारीरिक शिक्षा भी कहीं पर भी आई नहीं। कहीं आया शारीरिक शिक्षा? और न ही शारीरिक शिक्षा कोई गतिविधि आई। तो फिर शुरुआत अपन करते हैं होमर से, देखते हैं इसमें कोई बात आती है क्या। सबसे महत्वपूर्ण यह है, और यहां से आपका पहला प्रश्न बनने का शुरुआत होगा। होमर एक अंधा व्यक्ति है, ये तो आपको जानकारी है ही। होमर अंधा व्यक्ति, इतिहासकार है, भूगोलवेता है। इस समय जो भी होते थे उसको, वो सारे दार्शनिक होते थे। कोई इतिहास अलग से नहीं होती थी, कोई भूगोल अलग से नहीं थी, शारीरिक शिक्षा अलग से नहीं थी। सारे किसका अध्ययन करते थे? दर्शन शास्त्र। पर्वत उसी में, पुरुष उसी में, महिला उसी में, समाज भी उसी में, संस्कृति में, सभी एक ही पोथी के अंदर लिखा जाता था। हाँ, जो भी जहां जाते यात्रा करते, जो आगे आती चीज उसको किताब के अंदर मेंशन कर देते थे। तो ये जितने भी लोग हैं, ये होमर जो काल है, इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है होमर। होमर को यूनान का पहला व्यक्ति या यूनान का प्रथम गुरु माना जाता है। यूनान का पहला गुरु। ज्ञान की शुरुआत इसी के काल में दी जाती है, शुरुआत की जाती है। तो होमर जो है वो एक अंधा व्यक्ति था। एक तो ये बात ध्यान रखना, अंधा व्यक्ति। ठीक। और यूनान में इसने लेखन की शुरुआत पहली बार की, इसलिए इसको यूनान का गुरु माना जाता है। तो ये यूनान का गुरु था, पहली बार लेखन की शुरुआत की यूनान में। उसके बाद में लेखन की जब शुरुआत की तो लिखा क्या? 2 शानदार ग्रंथ लिखे जो हर विषय में, दर्शन शास्त्र पढ़ते तो भी काम आता है, हम भूगोल पढ़ते हैं तो भी काम आता है, इतिहास पढ़ते हैं तो भी काम आता है, क्योंकि इससे पूर्व की कोई लिखी हुई चीज मिलती ही नहीं। यूरोप की सबसे पुरानी चीजें हैं वो सिर्फ इसी के द्वारा लिखी हुई मिलती है, यूनान में। इसने 2 ग्रंथ लिखे, बड़े शानदार गजब के ग्रंथ हैं। एक का नाम है इलियड और एक का नाम है ओडिसी। इलियड और ओडिसी। देखते हैं होमर के काल में आए इलियड और ओडिसी, तो इसमें कुछ न कुछ तो बातें लिखी हुई। इन दोनों ग्रंथों के अंदर ये एक युद्ध का वर्णन करता है, ट्रोजन युद्ध। ध्यान देना, कौन सा युद्ध है? ट्रोजन युद्ध, जो बात 1200 बीसी की है। ट्रोजन युद्ध, उसमें कहता है यहाँ यूरोप के, यूनान के अंदर जो गोरे, यहाँ के जो स्थानीय लोग थे ना वो, और बाहर से आने वाले गोरे लोग, वो आपस में भिड़े थे। उनके युद्ध का वर्णन करता है ट्रोजन युद्ध। 1200 ईसा पूर्व की बात है, इलियड और ओडिसी ग्रंथ। एक तो ये बात है, युद्ध की बात होगी। दूसरी ये जो खास बात वो करता है, वो ये कहता है कि इस समय, किस समय? होमर के समय यूनान के आसपास के क्षेत्रों में, केवल यूनान ही नहीं, पूरे यूनानी साम्राज्य में, साम्राज्य का मतलब बड़ा भाग हुआ ना, यूनान के आसपास के पूरे क्षेत्र के अंदर मुख्य क्रियाएं होती थी, शारीरिक क्रियाएं होती थी। ये शारीरिक क्रियाएं जो होती थी, ये आपके शारीरिक शिक्षा की शुरुआत है। इससे पहले शारीरिक क्रिया कहीं नहीं। शारीरिक क्रिया के अंदर वो एक नाम बताते हैं तीरंदाज का, तीरंदाजी होती थी। एक वो बताते हैं मल्ल युद्ध का,
खुश्ती आवता, एक बताते हैं रथ दौड़ का। बाकी आपकी किताबों के अंदर कहीं हैंडबॉल दे रखा है, कहीं वॉलीबॉल दे रखा है। इसके काल में ना कोई हैंडबॉल था ना कोई वॉलीबॉल, इसकी शुरुआत कुछ नहीं। मूल रूप से 3 क्रियाओं में चौथी क्रिया जो अलग वो बताता है वो है शिकार करना। वो भी एक शारीरिक क्रिया है। भारत का पुराना इतिहास पढ़ेंगे, भारत में प्रारंभिक शारीरिक शिक्षा पढ़ेंगे तो भी शिकार करने से ही इसकी शुरुआत होती है, ठीक है, और मल्ल युद्ध वगैरह है। तो इस समय जो शिक्षा है, ये जो 3 प्रकार की क्रियाएं होती थी। इसके अलावा ये लिखते हैं कि लोग यहां आत्मसंतुष्टि के लिए, अपने आत्मसंतुष्टि के लिए एक तो गाते थे संगीत, और संगीत के साथ में करते थे नृत्य और विभिन्न प्रकार की जो शरीर की कलाएं करते थे। भाई इंसान है तो औपी बेता बेता बोल सको, कहीं कुछ शारीरिक क्रियाएं भी कर सकते हैं अपन भी चलते चलते, किसी के लात मारते हैं, किसी को घुसा मारते हैं, कभी ऐसे शरीर, ये जिम्नास्टिक की क्रिया है। ये क्या है? जिम्नास्टिक की क्रिया है। और वो ये भी कहते हैं कि इस समय एक और क्रिया प्रचलित थी जिसका नाम था जिम्नास्टिक। लेकिन इन सारी क्रियाओं के भीतर एक बात मैं पूछे कि यहां के लोग सबसे ज्यादा पसंद किसको करते थे, तो एक बात आपके सामने आएगी, ये आत्मसंतुष्टि। यानी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए 2 क्रियाएं करता था, एक तो शरीर को और एक करना है मन को। शरीर और मन दोनों को खुश करने का काम कौन करते थे? नृत्य। ये तो है सिर्फ मन को खुश करने का, और ये है किसको? शरीर को खुश करने। ये शारीरिक क्रिया है, ये आत्मा को खुश करने की बात है। संगीत सुना, आहा, बैठे बैठे, शरीर की कोई क्रिया नहीं हुई। लेकिन ये शारीरिक क्रिया भी साथ में हो जाएगी और आत्मसंतुष्टि भी, यानी आत्मा की शांति भी साथ में हो जाएगी। ये दोनों बातें हैं। इसलिए ध्यान रखना, इस काल में, होमर काल में जिस कला पर सबसे अधिक बल दिया गया वो कला कौन सी थी? नृत्य की थी। लेकिन होमर जो है, उन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर किनको स्थान दिया है? तीरंदाजी, मल्ल युद्ध, रथ दौड़, इन सारी चीजों को। और ये क्रियाएं भी साथ में आई है। ये मूल रूप से 3 क्रिया है, बाकी इनको भी साथ में व्याख्या के रूप में जोड़ दिया गया। तो यूनान के होमर के बारे में अपने पढ़ा कि इलियड और ओडिसी ग्रंथ है। अच्छा, इसमें एक और खास बात है, ये कहते हैं उसमें एक फ्यूनरल की भी व्यवस्था थी। फ्यूनरल मतलब अपन भी इंग्लिश वर्ड यूज लेते हैं सामान्य, कोई आदमी मर जाता है, फ्यूनरल मतलब आग से जलने वाली प्रक्रिया, उसको फ्यूनरल कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि इस समय एक फ्यूनरल गेम भी चला करता था। इस फ्यूनरल गेम का अर्थ ये होता है कि जो गांव का कोई प्रतिष्ठित आदमी मर जाता है, बात समझ रहे हो? कोई गांव का प्रतिष्ठित जो आदमी होता है वो फोत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उस क्षेत्र में खुशियां लाने के लिए, उस क्षेत्र के जो देवता होते हैं उन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अंतिम संस्कार जिस समय इसका किया जाता था, उस समय लोग शायद में शारीरिक क्रियाएं करते थे, खेल कूद करते थे, हाँ, ताकि देवता राजी रहे। देवताओं को राजी रखने के लिए, देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए, जब किसी गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो एक तरफ अंतिम संस्कार चलता था और दूसरी तरफ कबड्डी 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 चलती थी। ये दोनों, इसको कहते हैं फ्यूनरल गेम। अच्छा, ऐसा प्रचलन हुआ क्यों? क्योंकि ये कहते हैं ये जो इलियड ग्रंथ है, इस इलियड ग्रंथ का आपको ध्यान होगा, इस इलियड ग्रंथ का मैन जो है वो अकीसीज, इसका मुख्य पात्र कहलाता है। एकिसीज भी कहते हैं, एकिलीज भी आता है और अकिलीज भी आता है। इंग्लिश में उसको ये लिखते हैं एकिलीज। इस इलियड ग्रंथ का मुख्य पात्र एकिलीज था, और एकिलीज का एक दोस्त था। उस दोस्त की खेलते हुए मृत्यु हो गई थी। इसका दोस्त खेलते हुए मर गया था, और उस खेल में जिस समय खेल रहा था उसका अध्यक्ष ये था। जिस समय वो खेल रहा था दोस्त, उसमें खेल का अध्यक्ष कौन है? एकिलीज। और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के सम्मान में इसने उसके साइड में खेल शुरू कर दिया। उस समय जिसका अंतिम संस्कार हो रहा था, उसी समय एकिलीज ने कहा अपन दोस्तों के साथ मिलकर उसको सम्मान देने के लिए, क्योंकि वो खिलाड़ी था, खिलाड़ी के सम्मान के लिए अपन क्या करेंगे? खेल खेलेंगे। और वहां से एक व्यवस्था शुरू हुई जिसको कहा गया फ्यूनरल गेम। यानी एकिलीज ने व्यवस्था की शुरुआत कर दी, जब कोई व्यक्ति मरेगा
तो उसके सम्मान के अंदर साइड में क्या शुरू कर दिया जाएगा, खेल शुरू किया जाएगा। ये थी होमर से शुरुआत की है। अब ये जब सारी क्रियाएं हो जाती है तो दुनिया में लिखित भाषा में पहली बार है, लिखित भाषा में पहली बार है। इसीलिए जब आप खेलों के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो अपन लिखते हैं कि खेल की जो शुरुआत है, खेल का स्वर्ण काल है, खेल की उत्पत्ति का जनक है, या शारीरिक शिक्षा की जो शुरुआत है वो कहां से होती है, यूनान से होती है। शारीरिक शिक्षा की शुरुआत यूनान से होती है। खेलों को दार्शनिक आधार भी इसी ने प्रदान किया। ये जो साइड में जो क्रियाएं अभी कह रहे थे फ्यूनरल की, ये सारी दार्शनिक गतिविधियां। तो इसमें से आपने क्या पढ़ा? अच्छा, इसके अलावा और एक बात सुना, ये सारी चीजें होने के बावजूद भी यूनान जो है, आज का जो भारत है और भारत के अंदर जो बाड़मेर है, वो स्थिति यूनान की थी। यानी बहुत सामान्य क्षेत्र था। यहां की जो मुख्य गतिविधियां वो किस पर आधारित थी, कृषि और पशुपालन ही था। और यहां पर जो कृषि और पशुपालन के साथ में लोग जो रहते थे वो सरल तरीके से और गांव में रहते थे, ग्रामीण संस्कृति थी। इसका मतलब यूनान साम्राज्य ग्रामीण संस्कृति का द्योतक। और गांव के अंदर ये जो सामान्य क्रिया अपन ने अभी जो पढ़ी, वो बिना पैसे आराम से खेली जा सकती। अब तीरंदाजी में आज वाला महंगा तीर तो वहां थे नहीं, मल्ल युद्ध में कोई लाना पड़ता नहीं है, और रथ दौड़ तो आलो, दौड़ नहीं तो करना क्या है, एथलेटिक, बस ये सारी क्रियाएं होती थी होमर काल में। अच्छा, ये सारी क्रियाएं होने के बावजूद आपके दिमाग में आएगा फिर भी कोई ना कोई तो शिक्षा का उद्देश्य होता होगा, कोई तो कोई उद्देश्य था। दो उद्देश्य आएंगे, ध्यान रखना, और दोनों के आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे और दोनों अलग अलग। एक उद्देश्य आएगा मैन ऑफ एक्शन। पढ़ा आपने? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे बोलो तो सही। मैन ऑफ एक्शन। और एक आएगा मैन ऑफ विजडम। दोनों शब्दावली अच्छे से ध्यान रख लेना। मैन ऑफ एक्शन जो है, मैन ऑफ एक्शन, इसका मतलब क्या है, और मैन ऑफ विजडम का अर्थ क्या है? विजडम का अर्थ होता है बुद्धिमान, एक्शन का मतलब होता है एक्शन लेना, कार्य करना। मैन ऑफ एक्शन वह गतिविधि है जिसमें शारीरिक क्रिया है या जो शारीरिक शिक्षा है वो इसलिए दी जाती है ताकि लोग सेना के लिए मजबूत बने, सैनिक तैयार करने के लिए, सैनिक तैयार करने के लिए जो शिक्षा दी जाती थी उसको एक्शन, ये मैन ऑफ एक्शन कहते हैं। और मैन ऑफ विजडम जो है ये बौद्धिक शिक्षा के विकास के लिए, व्यक्तित्व के निर्माण के लिए। आई बात समझ में? अब जो यूनान में आप पढ़ोगे, यूनान में भी होमर काल पढ़ोगे तो होमर काल में तो आएगी मैन ऑफ विजडम, लेकिन आप स्पार्टा काल जब पढ़ोगे तब आएगा मैन ऑफ एक्शन। आपको पूछा जाएगा स्पार्टा में शिक्षा का मुख्य, शारीरिक शिक्षा मुख्य उद्देश्य क्या था? मैन ऑफ एक्शन। और होमर काल में शारीरिक शिक्षा का मैन उद्देश्य क्या था? मैन ऑफ विजडम, मतलब बौद्धिक शिक्षा का विकास करना, बौद्धिक का विकास करना, शारीरिक। हालांकि ये सारी जो शारीरिक शिक्षा अपन पढ़ते हैं इन सब का उद्देश्य एक ही है। क्या है उद्देश्य? चरित्र का निर्माण करना, व्यक्तित्व का निर्माण करना, सर्वांगीण तत्वों का विकास करना। बात इतनी समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अभी आपके कम बैठी समझ में ऐसे आएगी। सबसे पहले तो आपको यूनान देखना है। क्या देखना भाई? यूनान। समझ में आ रही बात आपकी? सबसे पहले यूनान के भीतर आप देखोगे यूनान का एक तो अपन इस उपनाम लेते हैं, इसको एक तो हेलेनिक संस्कृति और कभी कभी इसको हेलेनिक गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ हेलेनिक भी कहा जाता है, हेलेनिक गणराज्य भी कहते हैं। तो ये लो सब अपन लिख लेते हैं हेलेनिक गणराज्य, या इसको कहते हैं हेलेनिक संस्कृति, ठीक है। और वर्तमान में इसको ग्रीस कहते हैं, भाषा के आधार पर इसको ग्रीक कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो राजधानी है, वो है एंथेस, ठीक है। और इसका जो क्षेत्र है वो कौन से सागर में है? भूमध्य सागर, ठीक है। और विश्व का प्रथम साम्राज्य, इतिहास के रूप में बात करो, ये विश्व का क्या था? प्रथम साम्राज्य भी था, यूनान साम्राज्य, दुनिया का पहला साम्राज्य। उसके बाद में यहां के यदि थोड़ी सी और जीवन की यदि अपन बात करें तो यहां का जीवन ग्रामीण था, एक तो ये बात मैंने आपको बताई, ठीक है। और कृषि और पशुपालन पर आधारित व्यवस्था थी, कृषि और पशुपालन पर आधारित व्यवस्था है। और यहां पर जो काम है इसकी एक खास बात यह है कि शिक्षा
या अपन जिस शिक्षा की पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी है? शारीरिक शिक्षा। का जनक कह दो, उत्पत्ति स्थल कह दो, या उद्भव केंद्र कह दो। सारी चीजें, यानी शारीरिक शिक्षा जिसको अपन पढ़ने जा रहे हैं, आगे पढ़ेंगे अपन, सालों साल के लिए जो पढ़ना है, उसका माई बाप कहां रहते थे? यूनान में रहते थे। ठीक है, अपने भारतीयों के दिमाग विचार उपज नहीं है ना। किताबों के अंदर हालांकि अव्यवस्थित भी, कई किताबों में देखता हूं पहले भारत का शारीरिक शिक्षा इतिहास में, फिर यूनान का वगैरह आता है, जो कि अव्यवस्थित है। व्यवस्थित यह है कि आपको सबसे पहले किसका पढ़ना है? यूनान में शारीरिक शिक्षा की शुरुआत होगी। और यहां भी शारीरिक शिक्षा का उद्भव होमर काल से हुआ। 4 काल है ना, 4 कालों में भी होमर काल से हुआ। ठीक है भाई। और इस यूनान साम्राज्य के अंदर टोटल 28 राज्य थे। कितने थे भाई? 28 राज्य थे। और 28 राज्य में से 4 प्रमुख राज्य हैं। और 4 प्रमुख राज्यों के अंदर एक तो आपके आता है एंथेस, एक आता है स्पार्टा, एक आता क्रीट, और एक आता है क्रोटोन। 4 राज्य। ठीक, ये 4 बड़े राज्य थे। और इन राज्यों में भी सबसे प्रमुख राज्य कौन सा है? एंथेस। अब एंथेस जो है, यहां पर तो गणतांत्रिक व्यवस्था चलती थी, लोकतांत्रिक पद्धति थी। किसी की इच्छा हो तो शिक्षा लें, किसी की इच्छा नहीं हो तो नहीं। इच्छा है तो तीरंदाजी खेलें, नहीं इच्छा तो कोई जबरदस्त नहीं। लेकिन ये खतरनाक है। खेलना मतलब आपका कोई अधिकार नहीं है, खेलना है। नहीं खेलोगे तो चूल्हे पर चढ़ा दी जाओगे। सीधा आदेश फॉर आदेश, ऑर्डर टू ऑर्डर। ठीक है। स्पार्टा में तानाशाही व्यवस्था थी, गैर लोकतांत्रिक पद्धति थी। और एंथेस के अंदर लोकतांत्रिक पद्धति प्रचलित थी। चलो भाई, अभी तक अपने एग्जाम के लायक एक भी प्रश्न तैयार नहीं हुआ। एक प्रश्न है, वो है ये, शारीरिक शिक्षा का उद्भव कहां से हुआ। समझ रहे हो बात को? अब अपन आगे थोड़ा सा इसकी शुरुआत करें तो अपन ये पढ़ा कि भाई ये जो पूरा यूनान है, इस यूनान को खेल के हिसाब से या इतिहास के हिसाब से यूनान के 4 केंद्र हैं। इस यूनान के अंदर टोटल कितने केंद्र विकसित हुए? 4 केंद्र विकसित हुए। और जिसमें सबसे पहला कौन सा है? होमर काल। होमर काल। और उसके बाद में आया स्पार्टा। स्पार्टा काल। और तीसरा आया पूर्व एंथेस। और चौथा है उत्तर एंथेस। ये 4 कालखंड है। इसमें से अपने को किसका अध्ययन करना सबसे पहले? होमर काल। ये होमर के काल की शुरुआत। अच्छा, होमर में अपने को शारीरिक शिक्षा पढ़नी है, इसलिए इस व्यक्ति का नाम, जिसके नाम पर एक काल रखा, उसका नाम है होमर। क्या है? और होमर को अपने को ये लिखना है कि ये प्रथम गुरु है, प्रथम यूनानी गुरु। पहली बात, गुरु इसलिए है कि इसने लेखन का काम किया है। और लिखा क्या है? क्या लिखा? हाँ, एक तो लिखी इलियड और एक लिखी इलियड और ओडिसी। 2 ग्रंथ लिखे। ये लो। अब इन 2 ग्रंथों की जो तुलना है, भारत के वेद व्यास द्वारा कौन से ग्रंथ लिखा गया था? रामायण किसने लिखी? महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास। भारत में जो वेद व्यास के ग्रंथ है उसमें महाभारत लिखी हुई है। महाभारत क्या? युद्धों का वर्णन है। इलियड ओडिसी भी क्या है? ट्रोजन युद्ध का वर्णन है। किसका वर्णन है? ट्रोजन युद्ध का वर्णन है। इसलिए इन दोनों की जो तुलना है भारत के वेद व्यास के ग्रंथ से की जाती है। यह भी बात ध्यान रखना। इलियड और ओडिसी के ग्रंथों की रचना की तुलना भारत के वेद व्यास और वेद व्यास के द्वारा किसकी रचना हुई? अरे क्या सो रहे हो भाई? जिन्हें जी जगह हूं, महाभारत। किसकी हुई? महाभारत। तो महाभारत आगे पढ़ना पड़ेगा ना। जैसे महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास के द्वारा रचित ग्रंथ महाभारत के अंदर युद्धों का वर्णन है। होमर के द्वारा रचित इलियड और ओडिसी में भी किसका वर्णन है? अतः इलियड और ओडिसी की तुलना किससे की जाती है? महाभारत से की जाती है। क्लियर बात ही नहीं? आगे देखो। अब इस ग्रंथ के अंदर वो लिखते क्या है? इन ग्रंथों में क्या बातें लिखते हैं?
इनके अंदर ये आसपास जो भी घटनाक्रम पूरे यूनानी साम्राज्य सारी बातें लिखते हैं, लेकिन अपने को तो किसको पढ़ना है? शारीरिक। ये इसके अंदर लिखते हैं। एक तो इसका जो प्रमुख है वो है एक्किलीज। ध्यान रखना, इस पूरी कहानी का जो हेड है, कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है एक्किलीज नाम का व्यक्ति, जो खेल का अध्यक्ष था उसमें। अच्छा, खेल की क्रियाएं कौन कौन सी होती थी वो इन दोनों ग्रंथों के अंदर संकलित है, और उसमें से आपको याद रखना है, एक तो तीरंदाज, दूसरी मल्लयुद्ध, रथ दौड़, शिकार करना, ये मूल बातें थी। और इसके अलावा यहां के जो राज्य था, इस राज्य के लोगों का ये धर्म था, राज्य के जो शासन करने वाले थे उनका एक हुक्म था। उनका हुक्म ये था कि आपको जो शिक्षा है, जो भी यहां की शिक्षा ली जाएगी वो शिक्षा आपकी होगी धार्मिक। कैसी होगी भाई? और धर्म का मतलब उन्होंने समझाया कि एक तो मनुष्य की सेवा करना आपका धर्म है, और एक प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखना आपका धर्म है। ये दो धर्म थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस प्रकार का धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है कोई भी काम जिसको धारण करने की क्षमता रखता हो, कोई भी काम जिसको पवित्र मन से आदमी करता हो। तो मानव की सेवा करो और प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाओ। इसके अलावा ये इसकी शिक्षा थी। इनके अलावा इसकी शिक्षा के भीतर, इनकी शिक्षा में एक नृत्य हुआ करता था। क्या था? नृत्य। और एक हुआ करता था शारीरिक क्रिया में जिम्नास्टिक। अब जिम्नास्टिक का नाम उस समय तो था नहीं, ये तो बाद में अपन ने दिया है। उस समय तो शारीरिक क्रियाएं कहते थे, कोई अलग नाम था नहीं, लेकिन वो जो क्रियाएं होती है वो जिम्नास्टिक से मिलती जुलती है। भाई जिम्नास्टिक में यही तो होता है ना, योगा ही था, बस यही था। तो इसको योगा भी कहते, व्यायाम। और व्यायाम तो आपको पता है कि शारीरिक शिक्षा का मूल केंद्र यही है। सबसे पहले कौन क्या करेंगे? कोई भी व्यक्ति खेलेगा, पैर ऊपर लिया तो भी क्या हुआ? व्यायाम हुआ। तो ये मूल केंद्र है। हाव भाव की भंगिमा चेंज करते ये लक्षण। तो व्यायाम, जिम्नास्टिक, नृत्य वगैरह ये, और आत्मा की शांति के लिए क्या था? संगीत। ये भी शिक्षाएं चलती थी, ये भी शिक्षाएं होती थी। अब संगीत है, संगीत कोई बजाने वाला है तो नृत्य वो होगी, शारीरिक शिक्षा होगी। केवल हुन्ना और ये सब तो शारीरिक क्रिया, शारीरिक शिक्षा नहीं हुई। ये सारी चीजें चलती। और इसमें भी यदि आपको पूछे कि सबसे अधिक लोग किसको पसंद करते थे, तो उत्तर क्या आएगा? नृत्य को करते थे। बात थोड़ी बहुत समझ बैठ। ये शारीरिक शिक्षा की शुरुआत थी। थोड़ा सा आप कॉपी निकालो, लिखो थोड़ा सा, फिर 4-5 प्रश्न देता हूं आपको, कैसे लिखते हो। फिर स्पार्टा के तानाशाही युग में चलते हैं। तानाशाही काल अलग है। तानाशाही आओ, itu oke video bas Allah। अब इसमें ऐसा है कि यूनान का इतिहास वगैरह आप पढ़ना शुरू कर दो तो कोई अंत है नहीं, लेकिन अपने को यूनान का इतिहास क्यों पढ़ना? अपने को तो शारीरिक शिक्षा का इतिहास पढ़ना है। बात समझ रहे हो मेरी कि नहीं समझ रहे हो? कई जगह लिखा हुआ होगा किताबों में, आप लेके आओगे मार सकते हैं, कम मिलेगा, कम नहीं। मैं लिखा हूँ उतना ही जो एग्जाम के जरूरी, एग्जाम के लिए जरूरी सिर्फ, बाकी वाले सब कोई लेना देना नहीं। इतिहास को कोई लेना देना नहीं है। याद हो ही गणित तुम्हारे कल्याण ही कर दे, दूसरा तुमके गण। लिखो आप, लिखो यूनान में शारीरिक शिक्षा का इतिहास, हेडिंग डाल दो, यूनान में शारीरिक शिक्षा का इतिहास। देखो भूमध्य सागर के आसपास आसपास 500 बीसी से पूर्व, मतलब 500 पुराने की बात हो, 500 बीसी से पूर्व यूनान साम्राज्य विकसित था। जिसका केंद्र
यूनान, ऑब्लिक ग्रीक, ऑब्लिक ग्रीस, ऑब्लिक हेलेनिक गणराज्य, हेलेनिक गणराज्य, हेलेनिक गणराज्य था, हेलेनिक गणराज्य था। फिर लोग इसकी राजधानी, गणराज्य है, राज्य है तो राजधानी है ना, इसकी राजधानी एंथेस थी, एंथेस। अगला, इस गणराज्य में 28 राज्य थे, इस गणराज्य में 28 राज्य थे, जिसमें एंथेस, स्पार्टा, क्रीट एवं कोटोन, क्रोटोन है, क के नीचे रहे क्रोटोन, बृहत्तम राज्य थे। बृहत्तम मतलब बड़े राज्य थे, बृहत्तम राज्य थे। ठीक है, फिर लिखो यूनान को शारीरिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं खेल का उद्गम केंद्र, उद्गम केंद्र माना जाता है। फिर लिखो शिक्षा का मूल उद्देश्य, शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास एवं चरित्र निर्माण था, चरित्र निर्माण करना था। अगला लिखो संपूर्ण शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित थी, संपूर्ण शिक्षा धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित थी, जिसमें देवताओं का प्रधान स्थान था या प्रमुख स्थान था, जिसमें देवताओं का प्रमुख स्थान था। अब सुनो, इसमें देवताओं के भी बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, देवताओं के भी बहुत सारे नाम थे, कोई अपोलोन, कोई पैथीसन, कोई हेरीसन, खूब सारे, लेकिन वो हिस्ट्री के काम के, अपने काम के नहीं है। अपने को एक बात ध्यान रखनी, इन देवताओं का राजा जो हुआ करता था वो था जीसस, वो इंपॉर्टेंट याद है, जीसस बोलते हैं इसको, GS बोलो, ES बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। हाँ, क्या लिखा है आपने अभी, क्या लिखा है? देवताओं का प्रमुख स्थान था। एक लाइन और लिखो, भगवान जीसस, भगवान जीसस सभी देवताओं का राजा था। बाकी कई सूर्य का देवता आएगा, कोई किसी का आएगा, फिर इतिहास वाले क्या पढ़ेंगे भाई? अपोलो अपोलो हैं गांव पे याद कर लूंगी, इतिहास वाले क्या पढ़ी? जब वैदिक काल पढ़ते हैं, भारतीय इतिहास, तब ये सारे देवता पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन वो शारीरिक शिक्षा में कोई काम का नहीं। क्या लिखा? भगवान जीसस देवताओं का राजा था। अगला लिखो, शिक्षा धार्मिक थी, लिख लिया, लिख लिया, शिक्षा धार्मिक थी।
आगे लिखो, मनुष्य एवं प्रकृति की, मनुष्य एवं प्रकृति की सुंदरता बनाए रखना, सुंदरता बनाए रखना ही मुख्य धर्म था, मुख्य धर्म था। धर्म था। अब ये तो हुई यूनान की सामान्य बात। ठीक, एक लाइन और लिख दो यहां, कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन पर आधारित सामान्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सामान्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। प्रचलित थी। फिर आगे लिख दो, अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से यूनान को चार कालखंड में बांटते हैं, चार कालखंड में बांटा जाता है, चार कालखंड में बांटा जाता। अब अभी तक जो आपने बातें पढ़ी वहां तक कोई शारीरिक शिक्षा आई? कहीं नहीं आई। आपने भी यूनान का परिचय पढ़ा है, क्या दिमाग में तस्वीर आ रही यूनान को देखकर? भूमध्य सागर दिमाग में आ रहा है? देखो जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे आप भेज दो वहां पर, फ्लाइट आएगा आए नहीं है तो माइंड तो भेजें। भूमध्य सागर गया माइंड, उसके पास में उसके अंदर एक इटली देश दिखाई दे रहा, इटली के इसी साइड में पास में एक देश है यूनान, ग्रीस। अब भूमध्य सागर की चार और कौन है? अफ्रीका दिखाई दे रहा है, यूरोप भी आ रहा है, इधर एशिया भी आ रहा है। अब ये जो पूरा भाग है इसके पास पास वाला भूमध्य सागर किनारे किनारे, यहां पर इसका पूरा राज था और ये प्रथम साम्राज्य माना जाता है। अब इस यूनान साम्राज्य के भीतर 28 राज्य आते थे। इस यूनान जो देश है प्रायद्वीप पेनिनसुला 28 थे, चार प्रमुख थे। इसमें अपने को कितने याद रखने? एंथेस और स्पार्टा। दो और कौन थे? क्रीट और क्रोटोन। ठीक, दो याद रह जाएंगे अपने। अब वहां का जो मंडल है, आभा मंडल है वहां का, वो देखना है। सामान्य जीवन है, सोचना है, ऐसे दिमाग में कल्पना करनी, सामान्य ग्रामीण जीवन है, खेती और पशुपालन संबंधित काम हो रहा है, दैनिक मौज मस्ती जैसे अपने गांवों के अंदर करते हैं वैसे ही लोग करते होंगे। और उन्हीं में से अध्ययन करने के लिए एक व्यक्ति उनको देखते हुए निकलता है, नाम है उसका होमर। अब शुरुआत करेंगे वहां से, चार कालखंडों का नाम लिख दो, होमर, स्पार्टा, पूर्व एंथेस, उत्तर एंथेस, चार कालखंडों का नाम लिख दो। पहले नाम लिख दो, फिर एक एक का वर्णन करते हैं। होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एंथेस, उत्तर एंथेस। करें शुरू? चार कालखंड लिख दिए, फिर नीचे लिखो होमर। होमर काल लिख दो, होमर काल पहला, एक नंबर होमर काल। कोष्टक लिख दो 850 बीसी से पूर्व। 850 बीसी से पूर्व की बात। हालांकि ये सारे कोल कल्पित काल है, क्योंकि उनके समय के भी अब कोई स्पष्ट ग्रंथ, स्पष्ट जानकारी वहां से मिलेगी इतनी शताब्दी तक ही यूनान साम्राज्य था, यह भी बात गलत नहीं है, पता नहीं चलता उसका। आपको तो इसमें सिर्फ यूनान होमर ही पढ़ना है। हमारे भूगोल के अंदर भी मेरे चल रही है भौगोलिक चिंतन की पूरी किताब है होमर, पूरी यूनान पर ही है।
यूनान पर 22 लोगों को पढ़ना पड़ता है। होमर के बाद में दूसरा गुरु थेल्स को माना जाता है। होमर है, थेल्स है, हेरोडोटस है, इकेटियस है, एरोटोसनीज है, पोसिडोनिस है, थेलीसिमस है, थियोफ्रेटस है। ऐसे 22 लोग हैं। हाँ 9 होमर 9 हो रहा है। हाँ बात सही। कोई थियोफ्रेटस ने अड़ाया ना, हिपोक्रेट्स सारे आ गए यूनान में चिकित्सा डॉक्टर। यूनान में हिपोक्रेट्स शायद होना सही आए हैं डॉक्टर साहब। हाँ औषधि, हाँ चिकित्सा। लिखो होमर के बारे में, लिखो होमर नेत्रहीन, होमर नेत्रहीन कवि था जिसने इलियड एवं ओडेसी, अंडरलाइन कर देना, इलियड एवं ओडेसी महाकाव्यों की रचना की। इलियड एवं ओडेसी महाकाव्यों की रचना की। अगले लाइन, ये यूनान के प्रथम ग्रंथ, ये यूनान के प्रथम ग्रंथ और होमर को, ये यूनान के प्रथम ग्रंथ थे तथा होमर को यूनान का गुरु माना जाता है। इन ग्रंथों में 12वीं सदी पूर्व ट्रोजन युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ट्रोजन युद्ध का वर्णन है। अगला, इनमें तीरंदाजी, रथ दौड़, एवं मल्ल युद्ध, तीरंदाजी, रथ दौड़ एवं मल्ल युद्ध का वर्णन किया गया है, जो कि प्रारंभिक शारीरिक क्रिया, के उदाहरण है। अतः शारीरिक शिक्षा का उद्भव होमर काल से माना जाता है। समझ गए बात को? होमर काल से माना जाता। एक और लिखो, इलियाड ग्रंथ का, इलियाड ये ना, इलियड ग्रंथ का मुख्य पात्र अकिलीज। और की जगह ए आवे तो कंफ्यूज मत हो जी, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जिन्होंने गणा हुआ तो इंग्लिश में लिख दो। तो क्या लिखा आपने? इलियड ग्रंथ का मुख्य पात्र अकिलीज था, जो
खेल का अध्यक्ष था। चुनाव ग्रंथ पूरा थोड़ी है, जो खेल का अध्यक्ष था। इसी समय मतलब जग टाइम अध्यक्ष भी नहीं, इसी समय पेट्रोपल्स योद्धा, नौ है भी को पेट्रोपल्स, आदमी का नाम है पेट्रोपल्स, अंडरलाइन कर दिए। कई की चीजों नौ एड़ा खतरनाक है भाई, यूनान का, भगवान भली करे। ये क्या लिखा इसी समय, पेट्रोपल्स योद्धा, पेट्रोपल्स योद्धा, पेट्रोपल्स योद्धा की खेलते हुए मृत्यु हो गई। खेलते समय मृत्यु हो गई। लिखते रहो। एकिलीज ने अंतिम संस्कार के समय, अंतिम संस्कार के समय उनके सम्मान में खेलों का आयोजन किया। खेल आड़ो तो जीवते माते मरते मत खेल ही खेले करो, हैं, उसके रग रग में होता है ये ना। खेलों का आयोजन किया। फिर आगे छोटा सा एक नाम लिखो, फ्यूनरल। हम और लिखियो जिन आईडी लाग जी भाई, यही मरे जना खेल खेलनो है ना। फ्यूनरल, छोटा सा शब्द लिखना है, फ्यूनरल गेम। गेम को अर्थ खेले हुआ तो ठाए था ना, फ्यूनरल गेम। और अंग्रेजी में चले ऐसा ये तो, हाँ तो आई नहीं थे कोई रोग की दवा लेने भेज है, वैसे रोग की दवा ही है तो सारे रोगों की दवा है। फ्यूनरल गेम में लिखो, प्रतिष्ठित व्यक्ति के मृत्यु पर देवता को प्रसन्न करने हेतु अंतिम संस्कार के समय, फ्यूनरल जलाना होता है, अंतिम संस्कार के समय खेल खेलना प्रचलित था। अकेलीज पैदा यूं क्यों जाना हरुआ तो लारे प्रचलित था। ठीक है, हालांकि लिखना भी कौन वैद्य समाज, विशेष रूप से माइसीनिया समाज है ना, उसमें ज्यादा प्रचलित है। फिर आगे लिख दो, फ्यूनरल हो गया है, यूं है, मूल बातें तो इसकी आ गई अपनी। जीसस देवता हो गया। फिर एक बात लिखो, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शेड्यूल शरीर निर्माण था, शेड्यूल शरीर निर्माण था, जो सेना हेतु जरूरी था, जो सेना हेतु जरूरी था। साथ ही भगवान जीसस भी मजबूत एवं सुंदर शरीर पर
खुश होते थे। अगली लाइन लिखो, खेल अनुशासन, निडरता, सुंदरता और चरित्र निर्माण का साधन था। लिख लिया? एक और लिखो, यूनान के लोग शारीरिक एवं मानसिक सुंदरता हेतु नृत्य, कोष्टक दे देना सर्वाधिक, नृत्य सर्वाधिक कौमा संगीत एवं शरीर क्रिया कोष्टक लिख देना जिम्नास्टिक, शरीर क्रिया पर बल देते थे। लिख लिया? एक नोट डालो, देखो यूनान की शिक्षा यूनानी होमर काल की शिक्षा मैन ऑफ विजडम, और नीचे एक नोट में लिख दो, ये सवाल आएगा। विजडम में बुद्धिमान होता है, ध्यान है? हाँ, मैन ऑफ एक्शन, इतनी लिखे छोड़ देना, मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ विजडम, समझ गए? अब 4-5 सवाल लिखो, मैं बोल रहा हूं वो लिखो। पहला लिखो, इलियड और ओडिसी ग्रंथ का लेखक कौन है? पहला प्रश्न, इलियड एवं ओडिसी, इलियड एवं ओडिसी ग्रंथ का लेखक। ऑप्शन कुछ भी लिखो, क्या लेना देना, ठीक है? दूसरा लिखो आप, यूनान देश का गुरु कहते हैं। तीसरा सवाल लिखो और उसको ऑप्शन भी लिख दो ताकि उत्तर आसानी से दे पाओ। लिखो, यूनान में प्राचीन काल के दौरान कौन सी गतिविधि
कौन सी गतिविधि मनोरंजन के लिए की जाती थी? मनोरंजन के लिए की जाती थी। एक लिखो तीरंदाजी, पहला ऑप्शन तीरंदाजी, दूसरा मल्ल युद्ध, तीसरा रथ दौड़, चौथा नृत्य। उत्तर क्या है? कन्फ्यूज नहीं हुए? बाकी वाली सारी तीनों कला है, वो इंटरेस्ट के लिए नहीं, वो अलग ही। नृत्य आनंद के लिए किया जाता था, है ना, मनोरंजन के लिए क्या किया जाता था? नृत्य करना। एक और लिखो, किस काल में यूनान में शिक्षा का लक्ष्य मैन ऑफ विजडम था? मैन ऑफ विजडम था। ये चार जो काल थे ना, अपने चारों के नाम लिख दो, 1 2 3 4 करके। होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एंथेस, उत्तर एंथेस। अगला है प्रश्न, खेलों का स्वर्ण काल माना जाता है। अगला प्रश्न, खेलों का स्वर्ण काल माना जाता है। खेलों का स्वर्ण काल माना, पहला रोमन काल, क्यों? अच्छा, स्पार्टा काल लिख, अरे होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एंथेस, उत्तर एंथेस। नहीं, एक मिनट, वो अच्छा आप इस प्रश्न का कह रहे हो क्या? किसका? यूनान का स्वर्ण काल इसका कह रहे हो? अच्छा, मैं पहले के सवाल थे पूछो कि 4 ऑप्शन दोबारा बोलियो। इसका ये नहीं लिखना है ना, ऑप्शन अलग लिखना है। लिख दिया तो कोई बात नहीं, मतलब मैं देश का नाम लिख रहा था, आप लिख दो रोमन काल, यूनान काल, ऐसे लिख, जो एक ही बात है। रोमन काल, दूसरा यूनान काल, तीसरा लिख दो अपने वैदिक काल, चौथा मुगल काल। ठीक है, अगला लिखो, यूनान वासियों के अनुसार, अंतिम प्रश्न, यूनान वासियों के अनुसार उनका अस्तित्व किसकी देन थी? किसकी देन थी? एक में लिखो जीसस, दूसरा अपोलो, तीसरा होमर, चौथा हेरा। चौथा हेरा। उत्तर कर लोगे किसका? प्रश्न पढ़ो सही ढंग से। प्रश्न क्या है? आप प्रश्न पढ़ो वापस, क्या कह रहा है? कितना जने उम्र वाले? जीसस वाले? लारला निर्दलीय। ये पूछ रहा है कि क्या प्रश्न है? यूनान
ये कह रहा है यूनान वासी हो चे कि मेद बैठा है कि कौन मन जीव तो कौन राखुड़ बैठो है होमर है। अरे भगवान के वो तो भगवान देवताओं की शिक्षा ही मोंगे थेंगी भगवान जीसस की वजह से। वो किसकी देन है? भगवान जीसस की देन है। यानी कि ऑप्शन में देखो 9 में उठा पड़ी देवताओं हैं और 9 में उठा पड़ी अपने, है ना। यूनानवासी लोग ये धार्मिक शिक्षा में उनकी शिक्षा सब वो देवताओं का प्रमुख स्थान था और वहां देवताओं में देवताओं का राजा हो भगवान जीसस। ठीक है। होमर तो एक आदमी मेरे तो बाप ने कविता में लिखी 4 कविता वहां थोड़ी कि भगवान के बस होमर हो तो मैं जीवता हूं होमर क्यों फंसे। हाँ एक और लिखो लास्ट देखो होमर काल में कौन सी गतिविधि की प्रतियोगिता कंपटीशन हो तो बड़ी प्रतियोगिता आयोजित होती थी। प्रतियोगिता आयोजित होती थी। ऑप्शन 1 तीरंदाजी, दूसरा रथ दौड़, तीसरा मल्ल युद्ध, चौथा सभी उपरोक्त सभी। हाँ उपरोक्त सभी। ये आई हुए क्वेश्चन दिए सिर्फ, ठीक है। पुराने आई हुए क्वेश्चन दिए, नए बनाएंगे वो टेस्ट हम दे देंगे। ये आपके हुआ कौन? बढ़िया पढ़ना है, एक एक कालखंड पढ़ना है, चीज कोई पीछे नहीं रहनी चाहिए और पढ़नी उतनी जितनी अपना काम की। सारी शिक्षा के काम की उतनी पढ़नी, इतिहास के काम की नहीं पढ़नी, ठीक है। सर को घंटो है आए रहो सर।